हेलो दोस्तों, एन इंडियन इन्वेस्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो टॉपिक क्या है? तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि शेयर मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है ग्रोथ। तो ग्रोथ किसकी? ऑब्वियसली बिजनेस की। ठीक, तो जो कंपनी बिजनेस कर रही है अगर उसमें ग्रोथ ही नहीं है तो कंपनी के शेयर प्राइस में क्या ग्रोथ हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। एंड अगर कंपनी के अंदर बिजनेस में ग्रोथ आ रही है तो डेफिनेटली कंपनी किसी भी साइज की क्यों ना हो तो अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर जरूर देगी। काफी लोगों को लगता है कि ग्रोथ वाली कंपनी कौन सी है, तो कौन सी कंपनी में ग्रोथ हो पाएगी। उसी से रिलेटेड मैं आज यहाँ पर वीडियो लाई हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो में हम ऐसी कंपनीज के बारे में बात करेंगे जहाँ पर देखा गया कि ये कंपनियां साइज में तो बड़ी हैं एंड कंपैरेटिवली अगर देखा गया तो कंपनी के साथ साथ वहाँ के बिजनेस में हम लोगों को ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलने के लिए भी चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो ये जो भी कंपनीज दोस्तों मैं आपको बताऊंगी तो ऑब्वियसली जो भी कंपनीज बताऊंगी वो स्टडी पर्पस के लिए है। डिस्क्लेमर कट है कि खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है तो वो आपकी मर्जी है। चलिए दोस्तों, अब उन कंपनीज को कवर कर लेते हैं। तो अगर देखा गया तो रिन्यूएबल एनर्जी ये जो सेगमेंट है तो आपको पता ही है कि इसके बिजनेस में ही ग्रोथ है। तो आपको सबसे पहले सेक्टर को ही देखना आना चाहिए कि इस सेक्टर में ग्रोथ है क्या। तो इस सेक्टर में डेफिनेटली ग्रोथ है। तो आपको पता ही है कि मैं कौन सी कंपनी की बात करने वाली हूँ, बड़े साइज की कंपनी की। तो इसमें तो दोस्तों कोई रॉकेट साइंस वाली बात है ही नहीं। ठीक, तो पहले कंपनी 2 डिजिट में देखने को मिलती थी, बाद में 3 डिजिट, 100 का 150, 150 का 200, 200 का 250, 300, 350 और 400 और अभी ऑलमोस्ट 450 के पास जाते हुए देखने को मिल रही है। ये कंपनी का शेयर किसका? टाटा पावर का। ठीक, तो टाटा पावर में वो पॉइंट जरूर नजर आता है। अगेन कहूंगी ये कि सिर्फ मैं आपको बताती हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसे खरीदो या बेचो, तो वो आपकी मर्जी है दोस्तों। तो आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए। बिजनेस को समझने से मतलब है कि ये कंपनी की जो कमाई होती है पावर बनाकर तो कंपनी को जनरेट करके 43.6% की यहाँ पर कमाई होती है यहाँ पे। ठीक, तो इसके बाद देन उसे ट्रांसमिट किया जाता है एंड देन उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जिससे क्या होता है कि इससे कंपनी 31% कमाती है। 100 रुपए अगर कमाती है तो उसमें से 43 रुपए उससे कमाती है। पावर बनाने से रिलेटेड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से 31 रुपए कमाती है। आप चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो। एंड रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड फिलहाल कंपनी अभी 23.5 रुपए कुछ कमाती है, तो आप चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो। यही जो पॉइंट है दोस्तों कि कंपनी कितना 23.5% कंट्रीब्यूट करती है, ये पॉइंट आने वाले टाइम में 50% के भी ऊपर जा सकते हैं। ठीक, बट इसके लिए टाइम लगेगा। अगर इस थ्योरी के ऊपर आपको पूरा भरोसा है तो फिर आप चाहो तो इस सेगमेंट वाली कंपनीज को स्टडी कर सकते हो या फिर डेफिनेटली टाटा पावर को स्टडी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये थ्योरी बकवास है तो फिर नहीं, इसे इग्नोर कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि लोगों को चाहिए कि शॉर्टकट की कोई आकर उनको शेयर बता दे, पूरा पैसा लगा दे, फिर भी आराम से जब वो सोकर उठे तो उनके पैसे बना हुआ मिले। तो दोस्तों ऐसा तो होने वाला नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्या रहती है कि यस, शेयर जब गिरता है तो तब आधे लोगों की पोल खुल जाती है। पोल खुल जाती है से मतलब क्या? पता चल जाता है कि उन्होंने 1% भी स्टडी नहीं की हुई होती है। तो ऐसे तुक्का लगाने वाले तो टिक ही नहीं पाएंगे। तो खुद की स्टडी होना भी काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आपका खुद का लॉजिक क्लियर होता है ना तो आपको उससे खुद ही पता चल जाता है कि कंपनी का बिजनेस खत्म होगा क्या। तो मान लो कि अगर टाटा पावर का शेयर अभी 450 के पास है, लेकिन अगर कल को ये 300 पर आ गया तो क्या ये बेकार है? नहीं ना। तो इसके ऊपर आपको स्टडी करनी पड़ेगी कि सरकार ने कोई न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन तो नहीं निकाले हैं। ये चीजें हम लोगों को यहाँ पे समझनी होती हैं, जिसको ये चीजें समझ में आती हैं कि ये 12 साल से गिरने वाला स्टॉक क्यों भाग रहा
है तो ये पहला वाला स्टॉक था, इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में कुछ ज्यादा ही बता दिया। तो अब हम बाकी के स्टॉक्स को फटाफट कवर करेंगे। 1.5 करोड़ लाख का मार्केट कैप आसपास ही देखने को मिल रहा है, बट इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इस कंपनी में वो ग्रोथ वाला सेगमेंट नजर आ रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे फाइनेंस सेक्टर की। फाइनेंस सेक्टर तो इसमें हर कोई जाना चाहता है दोस्तों, तो जितने भी बड़े बड़े फाइनेंसेस हैं वो इसी में रहते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े देश को फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तो किसको नहीं चाहिए। एंड तो फाइनेंस ये एक ऐसी चीज है जो कि मतलब ये जो सेक्टर है उसमें ग्रोथ तो नजर आती ही है, ठीक। एंड इसमें अगर देखा गया तो JFS जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इस कंपनी के अंदर अगर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। एंड 2.25 लाख का इसमें मार्केट कैप नजर आ रहा है और 362 रुपए पर इसका शेयर, और कल अगर ये 162 हो जाएगा तो आधे लोग रोना स्टार्ट कर देंगे। तो आप समझ रहे हो ना कि क्यों, क्योंकि उन्होंने बिजनेस तो देखा नहीं एंड बिजनेस अभी तो वैसे भी स्टार्ट नहीं हुआ एंड इसमें वैसे भी किसी चीज के ऊपर दाव लगाया जा रहा है। तो कौन सा सबसे पहले नेम की मुकेश अंबानी की कंपनी है, ठीक। एंड बड़ा स्टेक इन्होंने भी खरीद कर रखा हुआ है एंड तो वो पोटेंशियल है जो मैंने पहले भी बोला है कि इसमें भी वो काबिलियत है, जिसकी मैंने पहले भी वीडियो बनाई है रिलायंस की, तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो जियो डिजिटल लाइफ टेलीकॉम बिजनेस की अगर हम बात करें तो इस चीज के चलते अच्छा खासा बिजनेस है जो कर सकते हैं, डाटा भी रहेगा। एंड रिटेल के बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे भी बड़ी बड़ी चीजें खरीदते हैं तो फाइनेंस भी कर पाएंगे। एंड तो आपको अगर सही लगती है तो विचार कीजिए और नहीं लगती है तो छोड़ दीजिए। एंड थर्ड कंपनी की बात करें तो वो है एविएशन सेक्टर, तो इसमें भी अगर आप चाहो तो इंडिगो पर भी स्टडी कर सकते हो जो कि काफी रिस्की कंपनी है। 1.5 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप नजर आ रहा है एंड एविएशन सेगमेंट में अगर देखा गया तो दुनिया भर में इसकी ऑलरेडी अच्छी ग्रोथ है, बट अब इंडिया में भी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट होते हुए नजर आ रही है। तो आने वाले टाइम में बहुत सारे पैसेंजर ऐसे होंगे जो कि एयरलाइंस का यूज करते हुए देखने को मिलने वाले हैं, जिसकी डिमांड इतनी बढ़ती जा रही है तो एयरलाइंस में ग्रोथ करने वाला इंडिगो ही हमें मिल रहा है, बाकी तो सिर्फ अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। सो एक और कंपनी जो है वो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, तो इसके ऊपर भी फोकस रखना है कि पेट्रोल डीजल पैसेंजर व्हीकल में से 7 गाड़ियां इन्हों की ही बेची जाती हैं, ठीक। एक तो वही जलवा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इन्हीं का रहेगा या नहीं, तो वो देखना चाहिए। देन मैंने देखा है कि काफी सारे लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, क्या कि वो खुद का पर्सनल डिसीजन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना जानते हैं। तो 10 में से 70 गाड़ियां अगर इन्हीं की बेची जा रही हैं तो कोई ना कोई तो इसे खरीद रहा होगा या कोई तो बेच रहा है, तो बेचता तो ऑब्वियसली मारुति ही है, बट खरीदने वाले इतने लोग हैं तो उस हिसाब से हम लोगों को देखना होता है। सो मारुति की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल मारुति 2025 में इनकी पहली गाड़ी आएगी, तो इनके सेल्स कितने होंगे तो ये सब तो हम तभी देख पाएंगे। तो अगर एकदम बढ़िया अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला तो ये भी कंपनी लोगों को चौंका सकती है, तो ये इसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट तो हम बात करेंगे कि बजट तो हर साल आता ही है एंड बजट की बात करें तो कैपेक्स के ऊपर काफी फोकस किया जाता है एंड कैपेक्स अगर बहुत ही हैवी सरकार लगातार यहाँ पे कर रही है तो जरूर आपको L&T जैसी कंपनियों को फोकस में रखना चाहिए, बट अगर कैपेक्स बहुत ही मिनिमम अगर होता रहेगा तो फिर L&T ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखा सकता है। तो ये डिसिप्लिन यहाँ पर जो है दोस्तों वो जरूर होना चाहिए। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो जरूर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।